हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। आज का टॉपिक है एड्स। तो आज अपन एड्स के बारे में सारा डिटेल्स देखेंगे कि एड्स होता कैसा है, व्हाट आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म, और एनिमेशन की मदद से ये एड्स का वायरस जब बॉडी में आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम करता है, ये सारा कुछ अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टडी एड्स। तो एड्स AIDS, एड्स स्टैंड फॉर अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, मतलब ये डिसीज़ कंजेनाइटल नहीं है। कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ होने वाली, ये बाय बर्थ होने वाली डिसीज़ नहीं है। ये इंडिविजुअल बर्थ के बाद कभी तो भी अपनी लाइफ में अक्वायर्ड करेगा, मतलब हासिल करेगा। दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन अक्वायर्ड। अभी दूसरा इम्यूनोडिफिशियंसी। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी, वीकनेस। तो इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और लास्ट में सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, किसमें कई सारे सिम्टम्स एक साथ दिखने लगेंगे इंडिविजुअल में, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। सो दैट्स वाई द नेम इज गिवन अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में अपन एड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये एड्स जो पहली बार दुनिया में दिखा था, डायग्नोस हुआ था, इट इज़ इन 1981। तो 1981 में इसका पहला केस सामने आया था, और देखते ही देखते तकरीबन 25 साल के अंदर इट इज़ कवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड पे कवर हो गया है, और इसमें कई मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ भी हुई है। तो इसमें डिटेल क्या है ये देखेंगे। तो एड्स का पहले अपन देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म, कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। ये वायरस, इसका एक टाइप का वायरस है जो ये एड्स बीमारी करता है, एंड दिस वायरस इज़ कॉल्ड एज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये जो वायरस डिसीज़ करेगा उसको बोलते हैं HIV वायरस। ये देखिए एड्स का वायरस इस तरीके का होता है। ये वायरस के ऊपर सरफेस पे पूरे इसके छोटे छोटे प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सब यूनिट्स। और इसके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज़ कॉल्ड एज रिट्रो वायरस। तो ये वायरस को रिट्रो वायरस बोलते हैं। रिट्रो वायरस इसलिए कि इसके अंदर एंजाइम था, अपन ने देखेंगे जो एंजाइम था दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है ये अपन आगे देखेंगे, लेकिन इसके अंदर ये एंजाइम होता है, दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन रिट्रो वायरस। और ये वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। ठीक है, ये याद रखिए, आगे अपन देखेंगे कि RNA रहना और ये रिट्रो वायरस होने का मतलब क्या होता है। तो ये रिट्रो वायरस वाला वायरस है, और इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और इसके जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ RNA होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये रिट्रो वायरस है। और ये रिट्रो वायरस के ऊपर जो अपन अभी देखा कि ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट्स है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, तो इसका नाम दिया गया GP120। ये GP120 ही सब यूनिट्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन करने के लिए, मतलब वायरस को सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं। अब ये सारा कुछ कैसे होता है ये आगे अपन वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले अपन ये देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि हाउ दिस वायरस इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, क्या सोर्स है, क्या तरीके। तो उसमें पहला ये है कि जनरली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो वो एक तरीका है। दूसरा होगा ट्रांसफ्यूशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, कि जो इंसान को वायरस आया हुआ है, एड्स है, ऐसे पेशेंट का अगर ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ाया गया, या ब्लड का कुछ पार्ट अगर चढ़ाया गया, तो वो हेल्दी पर्सन में भी एड्स कर सकता है। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूज। अभी जो निडल्स, जो सुई से इंजेक्शन लेते हैं, ज़्यादा करके ये चांस होता है कि ड्रग एब्यूज़र यानी कि ड्रग्स लेने वाले, जो नशा करते हैं लोग, और वो भी इंट्रावेनसली यानी कि नसों के अंदर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेकर नशा करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो नशे में उनको मालूम नहीं होता है, और एक ही इंजेक्शन से कई सारे लोग इंजेक्शन, वो नशे के इंजेक्शन ले लेते हैं, और ये निडल एक बॉडी के अंदर जाने के बाद अगर उसमें अगर इन्फेक्टेड रहा वो, और वो दूसरे पेशेंट में गया, तो उसको भी वो इन्फेक्शन कर देता है। ये एक पॉइंट है। और नेक्स्ट वाला सोर्स है कि थ्रू इन्फेक्टेड मदर, कि अगर माँ को एड्स है तो उससे उसके होने वाले बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। अभी ये हो गया मीन्स। अभी ये फिर इसमें
इस मीन्स के थ्रू किस लोगों को ये एड्स हो सकता है, ज़्यादा डेंजर में कौन है? तो ऐसे लोग हैं कि जो ज़्यादा ये डिसीज़ के उसमें आ सकते हैं। दे आर द इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, कि जिनके एक से ज़्यादा मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, उनको भी ये एड्स होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा चांस है कि द पर्सन हु टेक द ड्रग इंट्रावेनसली, कि मतलब ऐसे इंसान जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, मतलब नस के अंदर इंजेक्शन से, तो उनको भी ये डिसीज़ हो सकता है। एंड द पर्सन हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, के ऐसे इंडिविजुअल जिसको बार बार ब्लड देना पड़ता है, जैसे कि होता है अपन ने देखा था सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वाला जो डिसीज़ कंडीशन है, उसके अंदर क्या होता है कि अपने को पेशेंट को रिपीटेड ब्लड देना पड़ता है। तो ऐसे रिपीटेड ब्लड देने में क्या हो जाता है कि देर इज़ अ चांस दैट पेशेंट मे गेट कंटेमिनेटेड विद द एड्स। और नेक्स्ट है ए चाइल्ड बॉर्न टू द HIV और एड्स मदर, कि ऐसी फीमेल जिसको एड्स है उसको अगर बच्चा होगा तो उसको होने वाले बच्चे को भी वो एड्स हो सकता है। तो दीज आर द सोर्सेस बाय विच द पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड। तो ये तरीके से किसी को एड्स हो सकता है। लेकिन ये एड्स के लिए आपको मतलब ये फिज़िकल टच से नहीं पहुंचता है, फिज़िकल टच से ये नहीं फैलेगा। इसके कारण अभी जैसे अपन देख रहे हैं कि जो आजकल जो कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में क्या होता है कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है, टच नहीं होना पड़ता है। इसमें एड्स में ऐसी बात नहीं है, खाली पेशेंट को छूने में या पकड़ने में, या पेशेंट ने कुछ हाथ कोई इंस्ट्रूमेंट को लगाया या कोई चीज़ को, तो उसको अपन पकड़ने से अपने को एड्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे याद रखें कि एड्स तभी हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट होता है, तो कि एड्स के पेशेंट के साथ एड्स के पेशेंट का बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड अपने बॉडी फ्लूइड से अगर टच होते हैं तो तभी इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज फिज़िकल कांटेक्ट से, टच करने से, पकड़ने से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से पेशेंट को फैमिली से अलग आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एड्स की। अब दूसरी बात यह है कि एड्स पेशेंट के अंदर सिम्टम्स जब का जब नहीं दिखते हैं, देयर इज़ ए टाइम लैग, मतलब बीच में टाइम जाता है। वो टाइम हो सकता है 5 से 10 साल का, डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसको देर से डिसीज़ होगा, और अगर इम्यूनिटी कम है तो जल्दी होगा। मतलब एड्स का वायरस बॉडी में आने के बाद से लेकर उसको एड्स के सिम्टम्स दिखने तक कुछ वक्त लगेगा, और ये वक्त हर इंसान में अलग अलग होता है। एंड इट डिपेंड्स वेरी फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स, के 5 से 10 साल के पीरियड के बीच में उसको एड्स के सिम्टम दिखेंगे एक बार वायरस बॉडी के अंदर आने के बाद। ठीक है, नाउ अभी अपन देखेंगे कि ये वायरस बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होता है। कि वंस द वायरस एंटर्ड इनटू द बॉडी, ये अपन ने देखा कि वायरस के सरफेस के ऊपर क्या लगा हुआ था, ग्लाइकोप्रोटीन के सब यूनिट थे, जिसको अपन GP120 बोल के नाम दिया है। अब ये GP120 जो है, इसको अट्रैक्शन करने के लिए अपने ब्लड में एक सेल होता है मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज के ऊपर एक रिसेप्टर जैसा एक सब्सटेंस होता है, दैट सब्सटेंस इज गिवन ए नेम, उसको बोला है CD4। ये CD4 नाम का एक रिसेप्टर होता है, किसके ऊपर रहेगा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो अपने ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स में से एक टाइप है। तो ये मैक्रोफेज के ऊपर CD4 जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कंपेटेबल होता है GP120 के लिए वायरस के। मतलब ये CD4 जो वायरस के अपने जो WBC अपने सेल्स, अपने ब्लड के जो WBC सेल्स के ऊपर CD4 जो रिसेप्टर लगा हुआ है, ये वायरस के ऊपर का जो छोटा सब यूनिट है GP120 उसके साथ कंपेटेबल होता है। और ये दोनों चिटकने के बाद ये वायरस मैक्रोफेज जो WBC टाइप सेल्स है अपने ब्लड में, वो उसके अंदर इंटर हो जाता है। और इंटर होने के बाद जैसे ही वायरस माइक्रोफेज के अंदर इंटर होता है, वो क्या करता है कि वायरस के अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल RNA। ये वायरस के अंदर RNA है, लेकिन ये वायरस कौन सा है, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस मतलब इसके अंदर एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल RNA रखता है, वो RNA तब्दील हो जाता है DNA के अंदर। और ये वायरस का DNA फिर वो सेल के अंदर जाकर पेशेंट के DNA, जो सेल का जो DNA उसके अंदर अटैच हो जाता है, और फिर वो इंडिविजुअल के सेल के जो पूरा DNA उसके ऊपर अपना कब्जा कायम करके वो
सेल के डीएनए के ही ऊपर अपना डीएनए अपना कंट्रोल कर लेता है। मतलब वायरल डीएनए जो है ये ह्यूमन बॉडी के सेल के डीएनए के ऊपर, पूरे डीएनए के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेता है और ये डीएनए को बोलता है कि वायरस के ही कॉपी बनाओ, वायरस के डीएनए की कॉपी बनाओ। और इस तरीके से वो जो मैक्रोफेज सेल है वो वायरस के ही डीएनए बनाना शुरू कर देता है कॉपी, और फिर ये न्यूक्लियस से बाहर निकलकर इनका फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मदद से ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक स्टैंड से इसके रिलेटेड प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स का ऊपर कवर चढ़ता है और इस तरीके से न्यू वायरसेस तैयार होकर ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो इन दैट सेंस वो माइक्रोफेज वायरस की फैक्ट्री बोल के काम करने लगता है। मतलब जो सेल में एक वायरस गया था वही सेल में से कई सारे वायरस बनकर बाहर आने लगते हैं। दैट्स व्हाई दैट माइक्रोफेज विल एक्ट एज एन वायरस फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ कि वायरस सेल में कैसे आता है और क्या होता है ये हम एनिमेशन के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो अपन ने देखा था ये वायरस एड्स का, ये वायरस आया है, ये माइक्रोफेज सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टार का क्या नाम दिया था अपन ने, ये माइक्रोफेज सेल, ये CD4 रिसेप्टार। और CD4 रिसेप्टर ये वायरस का GP120 और एक दूसरा को रिसेप्टार होता है जिसका नाम है CCR5। तो ये दोनों रिसेप्टार एंड को रिसेप्टार प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेज सेल, ये मैक्रोफेज सेल के ऊपर रहते हैं और ये उसकी मदद से सेल के अंदर घुस जाएंगे और वो प्रोसेस होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से वायरस बॉडी के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। और ये वायरस का जो आरएनए को देखो, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम। इसके कारण क्या हो गया कि जो आरएनए से डीएनए बना और अब ये डीएनए जो सेल का न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है और ये मेन डीएनए के साथ अटैच हो गया और फिर ये उसके आरएनए बनेंगे। ये वायरल आरएनए, ये जो बना ये वायरल आरएनए, ये वायरल आरएनए बाहर आकर ये क्या बन जाएगा, फिर से ये वायरस का या तो न्यू वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन्स बनेंगे और ये प्रोटीन टूटकर ये छोटे छोटे पार्ट्स जैसे बाहर अरेंज हो जाते हैं सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और ये फिर जो आरएनए बाहर निकलेगा इन दैट फॉर्म दैट इज न्यू वायरस इस फॉर्म, और ये होगा एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस से ये न्यू वायरस बनकर बाहर निकल जाएंगे। तो माइक्रोफेज में वायरस आया और अपने कई सारे कॉपी बनाते गए और ऐसे बाहर निकलते रहेगा। तो इस तरीके से न्यू वायरस बाहर रिलीज होंगे। अब ये जो बाहर रिलीज हुए वाले वायरस हो गए ये बाद में क्या करते हैं, ये जाकर इम्यून सिस्टम में अपन ने देखा था एक स्पेशल टाइप का सेल है दैट इज कॉल्ड एज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को बाद में जाकर इन्फेक्ट करते हैं। देखो इस तरीके से ये टी सेल पे भी ये है CD4 रिसेप्टर और को रिसेप्टर, ये जाके वायरस ये उसको अटैच हो जाते हैं और बाद में ये हेल्पर टी सेल्स के अंदर जाएंगे। हेल्पर टी सेल्स के अंदर भी वैसे ही होगा, उसके न्यू यूनिट बनेंगे और ये फिर न्यू वायरस बनके उसमें से भी एंडोसाइटोसिस से बाहर निकलेंगे। लेकिन होता क्या है कि हमेशा न्यू वायरस निकलते वक्त ये हेल्पर टी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब होते रहता है और होते होते वो हेल्पर टी सेल्स मर जाते हैं और इस तरीके से अपने पेशेंट की इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। समझ में आया कि एक बार सेल बॉडी के अंदर वायरस सेल के अंदर आ गया तो वो खुद अपने नंबर बना लेता है और फिर न्यू वायरस बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और ये न्यू वायरस जाके दूसरे हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और फिर वो हेल्पर टी सेल्स भी बाद में धीरे धीरे मरने लगते हैं और इसके कारण फिर एंटीबॉडीज पेशेंट में बनना खत्म हो जाती है। तो एंटीबॉडीज से भी वायरस को नहीं रोका जाएगा और माइक्रोफेज सेल्स मतलब जो वायरस को खा लेते थे उनको भी मार दिया गया। मतलब जो इम्यून सिस्टम के दो तरीका है कि एक तो पैथोजन को खा लेना या फिर पैथोजन को एंटीबॉडीज डालकर उनका ग्रोथ रिटार्ड करना, ये दोनों भी सेल्स को वो वायरस ने मार दिया। तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाती है और पेशेंट को कई सारे डिसीजेस धीरे धीरे फिर आने लगेंगे। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम पूरी कोलैप्स होने के कारण ये पेशेंट के अंदर अभी कई सारे पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से कई सारे पैथोजन आने लगेंगे और उसको कई सारे बीमारियां होते रहेंगे जो कि उसको पहले नहीं हुआ करते थे। इसमें जनरली होगा पेशेंट को आएगा फीवर, डायरिया यानी कि लैट्रिन्स हो सकते हैं और वो पेशेंट का वेट लॉस होगा। दिस इज़ द जनरल सिम्टम्स कि ये
HIV पेशेंट का एक लेवल के बाद जब उसके अंदर HIV की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे अपन ने पहले देखा था 5-10 साल लगते हैं इसको इम्यूनिटी पूरा डिस्ट्रॉय होने में, तो ये 5-10 साल में जब इम्यूनिटी पूरी लॉस हो जाएगी पेशेंट की, तो जब उस पेशेंट के अंदर ये धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये पेशेंट को कि इसी एड्स का है या क्या है, इसको पहचानने के लिए, क्योंकि फीवर आना, बुखार आना, डायरिया आना और वेट लॉस होना ये कोई खास सिम्टम्स नहीं है, तो अब ये पेशेंट एड्स का है क्या, इसको देखने के लिए, इसको पहचानने के लिए, टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट लगेगा, और वो ब्लड टेस्ट का नाम है इलिजा टेस्ट। इलिजा इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये टेस्ट से अपने को पता लगेगा कि वो पेशेंट को एड्स है या नहीं है, मतलब इसके अंदर HIV का वायरस आया है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये पेशेंट का ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता भी है तो 5-10 साल ये पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको हेल्थी रहेगी, लेकिन ये दूसरों को भी HIV फैलाता रहेगा। समझ में आया? तो अब जब ये जैसे सेल में से ये निकले हैं, जैसे एक बार एक सेल को इन्फेक्ट हो गया तो ये कई सारे वायरस निकलेंगे, और ये वायरस फिर से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होकर इस तरीके से ये फिर हेल्पर टी सेल्स को अंदर जाएंगे, फिर हेल्पर टी सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस तरीके से हेल्पर टी सेल मर जाएंगे। तो जैसे जैसे हेल्पर टी सेल्स बॉडी के अंदर के मरते रहेंगे, इम्यून सिस्टम वीक होते रहेंगे, और उसको कई सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस होते जाएंगे पेशेंट को। तो ये होता है मेन प्रॉब्लम एड्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो जब अब एक बार इलिसा टेस्ट से ये पता लग गया कि पेशेंट के अंदर HIV वायरस आ गया है, तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले तो आपको पता है कि देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर द एड्स। एड्स के लिए कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं हैं जिसके कारण अपन इस पेशेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब उसकी इम्यूनिटी जो एकदम टोटल कोलैप्स हो गई है, उसको धीरे धीरे अपन उसको थोड़ा सा, मतलब उसका डेथ तो श्योर है, एक बार वायरस आ गया बॉडी में तो उसको 5-10 साल हो कभी भी उसको डेथ तो होगी, लेकिन उसका लाइफ टाइम अपन बढ़ा सकते हैं, खाली उसको टोटल क्यूर नहीं कर सकते हैं एड्स को। तो ये जो लाइफ बढ़ाने वाली ड्रग्स है, इसको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। अभी रिट्रोवायरस, ये वायरस का नाम ही है रिट्रोवायरस, उसके खिलाफ दे रहे हैं दवा, इसके लिए उसका नाम है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो अब ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में क्या होता है कि जो वायरस का जो बॉन्डिंग जगह है, कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ये GP120 को जाकर ये ड्रग्स ब्लॉक कर देते हैं, और जिसके कारण ये वायरस मैक्रोफेज या बॉडी के दूसरे सेल्स के अंदर जा नहीं पाता है, चिटक नहीं पाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन इनहिबिशन थेरेपी। किसको बोलते हैं? फ्यूजन इनहिबिशन, मतलब फ्यूजन नहीं होने दिया, ये वायरस को सेल के अंदर फ्यूज नहीं होने दिया, चिपकने नहीं दिया। इनहिबिशन यानी कि रोकना, इनहिबिशन होने से रोकना। तो इस तरीके से ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देकर अपन खाली इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अपनी ये पैथोजन जैसे आ रहा है उसको कवर कर सके और इम्यूनिटी थोड़ा सा कायम रहे। लेकिन इसके ऊपर अपन टोटल वैसे डिपेंड नहीं रह सकते, अपने को पेशेंट का टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, और ये ब्लड टेस्ट में ये देखना पड़ता है कि हेल्पर टी सेल्स की उनका पॉपुलेशन कितना है ब्लड के अंदर। अगर हेल्पर टी सेल का मात्रा ब्लड के अंदर ठीक है तो अपनी दवा काम कर रही है, और अगर ये हेल्पर टी सेल का नंबर बहुत कम होते जा रहा है दिन पे दिन, तो फिर दवा का असर कम हो रहा है और पेशेंट की इम्यूनिटी कोलैप्स हो रही है, और इसके कारण पेशेंट का डेथ करीब आ रहा है। इस तरीके से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो दैट्स वाई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के दौरान अपने को पेशेंट का ब्लड ट्रेस रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा, और उसके अंदर के हेल्पर टी सेल्स के जो नंबर है काउंट, वो देखते रहना पड़ेगा। तो जैसा जैसा इसका नंबर अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो पेशेंट को उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, पेशेंट को हेल्थ भी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हेल्पर टी सेल्स का नंबर फिर बाद में कम कम होता जाएगा, तो फिर पेशेंट का प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा और उसका डेथ करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से पेशेंट का डेथ हो जाएगा, क्योंकि इस डिसीज़ में अपन देखते हैं कि द डेथ इज़ इनइविटेबल, मतलब लास्ट स्टेज इसकी डेथ ही होती है पेशेंट की। बस खाली अपन ट्रीटमेंट से इसका ड्यूरेशन आगे कर सकते हैं, मतलब जो डेथ आनी है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। अभी जब ट्रीटमेंट है ही नहीं तो फिर ऑप्शन बच जाता है कि प्रिकॉशन। सो there should be a proper precaution to stop the infection from AIDS। तो एड्स हो ही ना बोल के अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर एड्स से बचना है तो अपने को कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो कि कॉन्शियस स्टेप्स होंगे कि अपन ने जानबूझ के कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा जिससे ये इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि ये जो एड्स है ये अपने टाइफाइड और निमोनिया की तरह
खुद ब खुद नहीं फैलेगा, ये फैलेगा कुछ ना कुछ अपने इग्नोरेंस के कारण, मतलब अपन ने लापरवाही अगर कुछ बरते तो उसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए ये इग्नोरेंस से बचना है, और ये इग्नोरेंस से बचने के लिए अपने को जो देश में पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए देर आर सम एजेंसी विच रेगुलेट्स द कंट्रोलिंग ऑफ एड्स, और इनका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाको भी बोलते हैं। और इनके साथ साथ काम करने वाले कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, एनजीओज भी होते हैं, and they are doing to educate the people for some number of programs। इन्हों कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं। इसके अंदर ये प्रोग्राम्स का मेन एम होता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV, कि HIV फैले ना बोलकर ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो अब ये प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, देखो जैसे कि ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक का क्या है, आप पहले फिल्मों में वगैरह में देखते होंगे कि एक आदमी का ब्लड डायरेक्ट दूसरे पर्सन को दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जनरली ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूटेड फ्रॉम द ब्लड बैंक ओनली, कि कभी भी ब्लड अगर आपको चढ़ाना है पेशेंट को तो ब्लड बैंक से लाकर ही चढ़ाया जाता है। अगर आप दे भी रहे हैं वो पेशेंट को ब्लड, तो आपका ब्लड पहले ब्लड बैंक में देते हैं, वहाँ पे प्रोसेस करके चेक किया जाता है कि उसके अंदर HIV तो नहीं है, फिर वो ब्लड पैक करके पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो ये ब्लड बैंक की वजह से इन्फेक्शन होना एड्स का रुक गया है। दूसरा है यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस। क्या आप पहले देखते थे कि डॉक्टर्स के पास निडल्स हुआ करते थे, अगर वो पेशेंट को इंजेक्शन देना था तो वही गर्म पानी के अंदर से सुई निकाल कर इंजेक्शन को लगाकर इंजेक्शन दिया करते थे। लेकिन जब से ये एड्स का आया है तो इसमें प्रोग्राम में ये हुआ है कि जब कभी पेशेंट को इंजेक्शन देना है तो उसके साथ नवी डिस्पोजेबल सिरिंज लिख देता है डॉक्टर। आपको इंजेक्शन के साथ साथ वो सिरिंज भी खरीदनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो वहाँ फ्री मिल जाएंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन वो न्यू सिरिंज और निडल से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स होने में कंट्रोल होता है। ये हो गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स फॉर कंट्रोलिंग द एड्स। इसी के साथ दूसरा होगा कि ड्रग्स लेना भी लोगों को रोकना चाहिए। जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, मींस ड्रग एब्यूज़ भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो एक ही नीडल से कई सारे लोग जो ड्रग्स ले लेते थे नशे में, उनमें भी एड्स होना रुक जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात इसमें अपने को ये करना पड़ेगा कि रेगुलर चेकअप लोगों में चालू रखना पड़ेगा। कौन से लोगों में, विच आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्टेड, कि ऐसे लोग जिनके अंदर एड्स हो सकता है, ऐसे चांसेस सेक्स वर्कर वगैरह जो उनके अंदर अपने को रेगुलर ये एड्स का चेकअप कराते रहना पड़ेगा उनका, ताकि अगर उनको इन्फेक्शन कभी हुआ है तो पता लग जाए। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि एड्स का वायरस बॉडी में आने के बाद भी 5 से 10 साल का गैप लगता है सिम्टम्स दिखने में। तो इस दौरान भी पेशेंट कई सारे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाते रह सकता है। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एड्स के पेशेंट को सिंपैथी मिलना चाहिए, ना कि तिरस्कार। मतलब जिसको एड्स हो गया उनको हम सोसाइटी में अगर ज़रा गिरी हुई नज़र से देखते हैं, तो जिसको एड्स हो गया वो बोलेगा भी नहीं, छुपा के रहेगा, हिडन रखेगा उसको। तो हिडन में क्या होगा, उसके लाइफ टाइम में वो दूसरों को एड्स फैलाते रहेगा। तो इसलिए एड्स के पेशेंट के खिलाफ अपने को नफ़रत नहीं बताना है, उनको सिंपैथी देना है, ताकि जिनको भी एड्स है वो, उनको तो पता लग जाता है कि अपना तो लाइफ का डेथ आ गया है, करीब है, तो उनको सिंपैथी की ज़रूरत होती है। और फिर वो टेस्ट करने के लिए, इलाज करने के लिए सामने आएंगे और प्रिकॉशंस लेंगे, ताकि सोसाइटी में दूसरों को ना फैले। तो इस तरीके से ये एड्स का रोकथाम जो है ये खाली एक मेडिकल टीम के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको साथ साथ सोसाइटी में भी सारे लोगों ने रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, ताकि एड्स को अपन फैलने से रोक सके। क्योंकि खाली अगर डॉक्टर ही या मेडिकल लाइन के ही लोग अगर इसको ट्रीटमेंट करके ही सोचते रहे और सोसाइटी में अगर इसका मिसयूज़ होता रहा, तो फिर इसको कोई फैलने से नहीं रोकेगा। लोग सामने आके बताएंगे नहीं और वो छुपा के ही रखेंगे, और उनके लाइफ टाइम में वो अपने दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करते जाएंगे। इस तरीके से ये एड्स का इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। तो एड्स के रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो इसमें जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी काम करें, और साथ में जो सोसाइटी के लोग हैं दे शुड आल्सो वर्क टुगेदरली टू प्रिवेंट दिस डिसीज़। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्स। तो अगर
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि जब कभी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।